वेलकम फ्रेंड्स। आज एक नए आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बैक टू बैक इतने सारे आईपीओ वीडियोस कैसे आ रहे हैं। कभी कभी इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि एक साथ ही आईपीओ बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि अभी टाइम है। मार्च के टाइम भी ऐसा हो रहा था। तो अगर अभी भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक से आप अकाउंट ओपनिंग करें, जिससे आप प्राइवेट चैनल पर हमारा पार्ट बन सकते हैं, जिसमें हम स्टॉक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो होगा आईपीओ का, जो कि है डूडला डेयरी आईपीओ के बारे में बात करेंगे। इस आईपीओ में कैसे फंक्शन कर रही है कंपनी, फिर फाइनेंशियल्स, फिर आईपीओ डेट्स और फिर पर्सनल ओपिनियन है। जैसे कि पहले भी 4 पॉइंट्स जो कवर करते थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड फाइनेंशियल रेशियोज, थर्ड आईपीओ की डेट्स और फोर्थ माय पर्सनल ओपिनियन, जो इसका सबको आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई। डेयरी फार्म सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है और उनका सप्लाई करती है। कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड वैल्यू है, बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है। साउथ इंडिया के अंदर, साउथ में उसकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है और मेन की सेगमेंट ही उसके साउथ में है और की एरियाज ही वहीं पर वो ज़्यादा वर्क करती है। नॉर्थ में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, साउथ में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है और वहीं से इसका मेन रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कंपनीज बाहर भी प्रोवाइड करती है, बाहर भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में ही काम कर रही हो, ये भी कंपनी का एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। कंपनी प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पूरा इन हाउस करती है। कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं है। चारों चीज़ में से, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में से चारों की चारों चीज़ इन हाउस टीम है। कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाता है और एक्सपेंशन में ग्रोथ अच्छी मिलती है जब इन हाउस टीम होती है तब। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। प्रोडक्ट्स का भी पोर्टफोलियो इनका बहुत बड़ा है, जिससे कि क्या होता है कि कभी भी कंपनी एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मेन प्रोडक्ट है सबसे पहले स्टैंडर्डाइज मिल्क जो आता है, फिर इसके बाद आता है जो टोन्ड मिल्क, डबल टोल्ड मिल्क, बटर, घी, जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब ये भी प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे होगा? डेयरी प्रोडक्ट से ही होगा। 70% से ज़्यादा प्रोडक्ट इसका रेवेन्यू से हमेशा इससे ही आता है, डेयरी प्रोडक्ट से। अब बात करते हैं, इंडिया में इस कंपनी को डूडला डेयरी के नाम से जाना जाता है और केसी प्लस, ये दो कंपनी, ये दो नाम से इंडिया में इसको जाना जाता है। और बाकी बाहर जो ओवरसीज कंपनी को नाम से जाना जाता है, डूडला डेयरी, डूडला डेयरी, डेयरी टॉप, डोडला प्लस, मतलब ये अलग अलग सिस्टर कंपनी बना दी है, जिससे ब्रांड नेम अलग हो और उनके प्रोडक्ट्स भी अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, जिससे टैक्स में फ़ायदा मिल जाता है कंपनी को। अब इनके मेन की एरियाज कहाँ कहाँ काम करती है उसके बारे में पता कर लेते हैं। सबसे मेन की एरिया है इनका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये की एरिया था, मतलब साउथ का पूरा रीजन इनका मेन एरिया है काम करने का और उधर ही वो ज़्यादा वर्क करते हैं। फॉरेन में बात की जाए, ये फॉरेन भी काम करते हैं, युगांडा, केन्या और भी बहुत सारी जगह इनकी सप्लाईज है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट है। वैसे भी मिल्क ऐसी चीज़ है कि वहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट होना ज़रूरी है, तभी नेटवर्किंग, उसका सप्लाई चेन तभी अच्छा बन पाएगा, वरना वो बीच में उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कोई भी पैक्ड फूड ऐसा है कि उसको 2 से 3 दिन के अंदर कंज्यूम करना होगा। तो ये सब बात थी, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी क्या काम करती है और कंपनी कैसे कहाँ पर मेन एरियाज हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोसेसिंग यूनिट्स कितनी हैं, कैसे कहाँ वर्क करती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी का ओके ओके है, ना ज़्यादा इसको बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ना ज़्यादा इसको खराब बोल सकते हैं। ओके ओके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसको बोला जाएगा। उसके बाद कंपनी के 13 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा, ओके ओके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। 40 सेल्स ऑफिसेज हैं, 3336 इसके डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में काम करने के लिए बहुत ही अच्छा नंबर होता है। 863 इसके मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 449 इसके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चेन बता रहा है और इसके मेनली हर गली गली में इसके स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे साउथ रीजन के अंदर। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इसकी क्या है, दूसरी कंपनी से ये कैसे अच्छा है। इसके पास एक लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। लार्ज एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से मतलब क्या होता है, कभी भी कंपनी एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। लीडिंग डेयरी प्लेयर है साउथर्न रीजन में। साउथ रीजन में इसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, जिससे कि कंपनी को बहुत फायदा मिलता है। दूध किसका चाहिए, तो सब इसी को, दूधला डेयरीज को ही अप्रोच करते हैं।
स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखा जैसे अभी आपने, इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल विद क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं और ये अच्छे से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड बोर्ड एंड मैनेजमेंट टीम, मतलब मैनेजमेंट टीम अच्छी है क्योंकि 1995 से लेके अभी इनको 25 ईयर्स से भी ज़्यादा 26 ईयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस में और अच्छा रन कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि बोर्ड मेंबर्स अच्छे हैं। अब प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन प्रमोटर्स हैं। डूल्ला सुनील रेड्डी, डूल्ला शेषा रेड्डी और डूल्ला फैमिली ट्रस्ट, ये मेन प्रमोटर्स हैं अभी कंपनी के। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल में रेशियोज देखेंगे, एसेट्स देखेंगे कैसे इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स कितने हैं 2018 में 6 के मिलियन में बात हो रही है ये सब कुछ, 2019 में 7.5 के, 2020 में 8 के और सितंबर 2020 में क्वार्टर में 8.1 के। रेवेन्यू में बात कर लेते हैं, 16 के रेवेन्यू 2018 में, 2019 में 17 के रेवेन्यू, 2020 में 21.5 के रेवेन्यू और 2020 सितंबर में इनका 9.1 रेवेन्यू, मतलब एक ही क्वार्टर में इन्हें अच्छा रेवेन्यू अर्न कर लिया है। किसमें, मतलब 2 क्वार्टर में अच्छा रेवेन्यू अर्न कर लिया है सितंबर 2020 में। बट अब एक चीज़ मेन आ जाती है जो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा और आपको भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचने को मजबूर करेगा, जो कि चीज़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एकदम ही मार्जिन बढ़ा है, जो अभी देखते हैं 2018 में 56 करोड़ का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 62 करोड़ का 2019 में, 49 करोड़ का है 2020 में और 6 महीने के अंदर ही सितंबर 2020 में एकदम से इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 74 करोड़ का, जो बहुत ही एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। और ये या तो कुछ मार्जिन बहुत ज़्यादा कम किया है जो कंपनी को कहीं आगे जाके दिक्कत दे रही हो, इसके चक्कर में आईपीओ लाने के बाद प्रमोटर्स अपना स्टेक हटा रहे हों और कंपनी से एग्जिट लेना चाह रहे हो। या तो एक चीज़ ये हो सकती है या दूसरी चीज़ ये हो सकती है या इनने बहुत कम मार्जिन कर दिया है जो इनको कंपनी रन करने में दिक्कत आए, बाद में लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ रही हो, शायद टीम कम कर दी हो या डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया हो या फंड्स वगैरह, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कम कर सकती है कंपनी। अब पी रेशियो देखते हैं कंपनी का, 2020 के वैल्यूएशन के हिसाब से 16.1 की वैल्यूएशन आ रही है, पी रेशियो आ रहा है इसका। पीछे की वैल्यूएशन अगर देखेंगे, लास्ट ईयर्स की वैल्यूएशन लगा के देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन आएगी 51 आएगा इसका पी रेशियो, जो बहुत ही अंतर कर रहा है क्योंकि लास्ट ईयर वैल्यूएशंस बहुत कम थी, मतलब बहुत कम थी। इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बढ़ा दिया है जिसके चक्कर में पी रेशियो भी कम हो गया है। अर्निंग बढ़ी है तो अपने आप पी रेशियो कम होगा। ईपीएस 9.94 का है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है 13.69%, जो कि अच्छा है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। 13.69% बहुत ही अच्छा रिटर्न है किसी भी कंपनी के लिए। अब ये कोई कंपनी का लाइक एप्पल टू एप्पल पीयर कंपैरिजन नहीं होगा, बट उसी की एक्टिव जो प्लेयर्स हैं उसी कंपनी, मतलब उसी इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करते हैं कैसे वो वर्क कर रही हैं। हैट्सन एग्रो है जिसका पी रेशियो चल रहा है अभी 18.1 का। हेरिटेज फूड्स है जिसका पी रेशियो चल रहा है 13.6 का। पराग मिल्क जिसका पी रेशियो है अभी 36 का। ये बता रहा है कि कंपनी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पे ला रही है अगर आज की इस साल के वैल्यूएशंस को देखा जाएगा तब, और अगर पहले के वैल्यूएशंस को देखा जाएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि अच्छा आईपीओ लेके आ रही है। मतलब इस बार का जो क्वार्टर है उसके हिसाब से बहुत सस्ता आईपीओ है और पहले की वैल्यूएशंस के हिसाब से ये बहुत ही महंगा आईपीओ है। दोनों चीज़ें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने से पहले। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी क्या क्या काम करती है और क्या ऑब्जेक्टिव क्या करेगी इतना सारा पैसा लेने के बाद, प्रमोटर्स क्या करेंगे इतना सारा पैसा का। सबसे पहला तो वही रीपेमेंट करती है कंपनी, कोई भी होती है रीपे करना पड़ता है कंपनी जहाँ से उसने लोन लिया हो, यहाँ पे XYZ कोई भी काम किया हो। सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल जो एक्सपेंडिचर करना होगा कहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट या कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल बढ़ाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ता है वो करना चाह रही होगी कंपनी। और थर्ड जो हर आईपीओ में आपको देखने को मिलेगा कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि हर आईपीओ में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि
आईपीओ की डेट्स नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। आईपीओ डेट कब से कब तक खुल रहा है। 16 जून को आईपीओ खुल रहा है और 18 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना हो तो 18 के 2 बजे से पहले पहले अप्लाई करना होगा, वरना उसके बाद में कभी कभी बैंक एरर्स आ जाते हैं। 23 को अलॉटमेंट का पता चल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 को आपका रिफंड आ जाएगा, उसमें 1-2 दिन लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रेडिट 25 को आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएगा और आईपीओ 28 को लिस्ट हो जाएगा। ये सब टेनेटिव डेट्स हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, बट जो कंपनी का जो एप्लीकेशन टाइम है वो चेंज नहीं होगा। एक लॉट 35 शेयर्स का है और जिसका कट ऑफ प्राइस पर पूरा अमाउंट होगा 14,980। इसमें एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ही 9 to 10 टाइम सब्सक्राइब आराम से होगी, क्योंकि इसको पूरा ही फुल होने में 1,21,000 एप्लीकेशन चाहिएंगे बस, जो कि रिटेल कैटेगरी में आराम से इसको मिल जाएंगे। इसलिए ही हर फैमिली मेम्बर्स के नाम से आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिससे आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ का साइज़ कितना है। 520 करोड़ का पूरा आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 50 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 450 करोड़। प्रमोटर्स की ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, प्रमोटर्स का ज़्यादा माल नहीं जा रहा है, ओनली 4%, 68.7% पहले से इनका स्टेक था, जो कि 64% पर आ रहा है, जो कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे फाइनल, कि इसमें लिस्टिंग गेंस कितने हैं और मैं अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा। कंपनी, दो चीज़ इसमें नेगेटिव है। सबसे पहले चीज़ नेगेटिव इसमें यह है कि कंपनी पहले तो बस एक ही रीजन में काम कर रही है, साउथर्न रीजन, और दूसरी कंपनी में नेगेटिव ये है कि एकदम से प्रॉफिट कैसे बढ़ चुका है। या तो फाइनेंशियल में कोई दिक्कत है, या बुक्स में कोई दिक्कत है, या फिर एकदम से इन्होंने मार्जिन कम किया है। तो वो मार्जिन क्या कम किया है वो पहले पता करना पड़ेगा। अभी तक ग्रे प्रीमियम मार्केट में भी इसका 500 रुपीज़ पर लॉट का इसमें मिल रहा है अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में। अब बात करते हैं इसके लिस्टिंग गेंस। अभी तक जैसा कि मार्केट चल रहा है 15% से ऊपर के मार्केट लिस्टिंग गेंस इसमें आराम से मिल सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ्स कंपनी की बहुत सारी हैं, जैसे इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है, साउथ में इसकी एक बहुत ही की प्लेयर है ये मिल्क का, और इसके बोर्ड मेंबर्स और टीम मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि 26 साल से कंपनी को चला रहे हैं। ओवरऑल एक अच्छी आईपीओ है, अच्छी आईपीओ आ रहा है, अच्छा कंपनी लिस्ट दे रही है, अच्छा इसमें लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं। बट एक सबसे ड्रॉबैक इसमें यह है कि अभी तक जो भी डेयरी कंपनी लिस्टेड हैं वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं गई हैं, कभी भी लिस्टिंग गेंस उनने नहीं दिया है, हमेशा लॉस ही दिया है आईपीओ इन्वेस्टर्स को। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी आप जाके डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।